बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। क्लास अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग का जो सिलसिला मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया था वो स्टिल कंटिन्यू है और अल्लाह का बहुत एहसान है। ये सिलसिला अच्छा चल रहा है, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वीडियोस आपको ठीक लग रही हैं और सबसे अच्छी बात जो है वो ये कि ज़्यादातर बच्चों का मुझे पता चला कि अब हम लेक्चर को 2 या 3 दफ़ा सुन सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो हमारे पास रिकॉर्डिंग के ऑप्शन मौजूद है। तो मैंने अपने हिसाब से आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही ये सब किया है और थैंकफुल हूँ अल्लाह का कि आप जैसे बच्चे और इसके अलावा बहुत से मेरे दोस्त अजीज़ बहन भाई जिन्होंने मेरी वीडियोज़ को देखा है, अप्रिशिएट किया है, उन सब का बड़ा शुक्रगुज़ार होते हैं अल्लाह का। आपकी अप्रिशिएशन से वर्किंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। क्लास वीडियो रिकॉर्डिंग का ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं स्टार्ट में मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं 9th के पहले लेक्चर दूंगा, उसके बाद 10th के क्वेश्चन को कवर करेंगे। द रीज़न इज़ दैट कि 10th में अभी केमिस्ट्री का आपको पता है पेपर हो चुका है, तो 9th क्लास का भी केमिस्ट्री का पेपर नहीं होगा, इसलिए मेरी ज़्यादा कोशिश है कि मैं 9th क्लास के क्वेश्चन को ज़्यादा करूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह 10th की। आज का जो टॉपिक है हमारा, ये एलोट्रोप्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आगे आता है बेसिकली, जिसमें हमने जो क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड्स है इसके बारे में स्टडी करना है। क्लास आपको पता है क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड का टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 to 3 मार्क्स का मिनिमम और मैक्सिमम 4 मार्क्स का आ सकता है। अच्छा, जब तक हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमरफस सॉलिड का प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हम उसको कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो मैंने आप लोगों के लिए जो नोट्स बनाए हैं उसमें मैंने जो डिफ्रेंशिएट के लिए से पहले तो मैं भी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। वो टॉपिक जो बनाया है वो बेसिकली ये है कि आपको पता चले कि हम लोगों ने क्या चीज़ बेसिकली किस तरह से करना है। तो इस सिलसिले में मैंने आपके लिए जो पहली डिटेल आपको आपको लेके जाने लगा हूँ ये कि इसको पहले डिटेल से पढ़ें और उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएशन की तरफ लेके जाएं। आज भी हम लोग ज़्यादा यही कोशिश है कि आपके साथ जो एरिया कवर हो वो डिजिटल स्क्रीन होगी, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं मैक्सिमम बड़ा करके आपको दिखाऊँ जो भी चीज़ पढ़ने, ताकि आपकी स्क्रीन पे वो चीज़ बहुत ब्रॉड नज़र आए और आपको पढ़ने में आसानी हो। फिर आज वही बात है कि डिजिटल स्क्रीन का फ़ायदा ये कि आपके पास रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आ जाती है और उसमें आपको बार बार आप देखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ साथ लिखा हुआ भी आपको मिलेगा। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। क्लास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को नेम देखें, सबसे पहले आप देखें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में वर्ड जो है क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टल से निकला है। क्रिस्टल का वर्ड आमतौर पे हम अगर देखें तो जो ब्रेन में कॉन्सेप्ट आता है क्रिस्टल मतलब हार्ड हार्ड सब्सटेंस को बोलते हैं, ठीक है। हार्ड सब्सटेंस वगैरह तो हम क्रिस्टल का वर्ड बोलते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसकी मोस्टली देखें तो दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉलिड, यानी अगर हम इनकी टाइप्स को देखें तो ये मोस्ट कॉमन है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉलिड। और फिर अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर व्हाट वी एसोसिएट सॉलिड विद देम, यानी अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक को देखें क्लास, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सॉलिड्स की ही है, यानी व्हाट वी हैव एसोसिएट विद सॉलिड, जो सॉलिड से लेते हैं। मतलब कौन कौन सी हो सकती है? दे आर फॉर्म, ठीक है, होल्ड आर डेफिनेट एंड फिक्स शेप, फॉर्म है और इनकी जो शेप्स होती है ना बेटा वो फिक्स्ड होती है, डेफिनेट होती है। दे आर फॉर्म इन होल्ड अ डेफिनेट एंड फिक्स शेप। फिर दे आर रिजिड, ठीक है, और जो चीज़ बच्चों रिजिड होती है वो कभी भी कंप्रेस नहीं हो सकती, कॉमन सेंस की बात है। द थिंग विच इज अ रिजिड इज इनकम्प्रेसिबल, तो हम इसको भी इनकम्प्रेसिबल बोलेंगे, ये कंप्रेसिबल नहीं है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वो सॉलिड्स होते हैं, कॉमन सॉलिड्स हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स अगर पढ़ें तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स में आपको ये एसोसिएटेड विद द सॉलिड्स होते हैं। दे आर फॉर्म हेल्ड अ डेफिनेट एंड फिक्स शेप। ऐसे कभी नहीं होगा कि आप बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड देखिए और उसकी फिक्स शेप ना हो, ऐसे नहीं होगा। दे ऑलवेज हैव अ फिक्स शेप एंड रिजिड, और जो रिजिड है फिक्स शेप है दे आर इनकम्प्रेसिबल, हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। फिर जनरली दे हैव द ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप समझते हैं ना कि एक स्पेसिफिकली आपको इसकी ज्योमेट्रिकल शेप नजर आएगी। जैसे ज्योमेट्री में आपको मैथ्स में ज्योमेट्री की एक पर्टिकुलर शेप होती है, ज्योमेट्री में जो भी चीज़ आप ड्रा करते हैं, उसी तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड की
आपको एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप नजर आएगी, एंड दे आर फ्लैट फेसेस, और ये फ्लैट फेसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम मज़ीद इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि एन एग्जाम्पल, अब कॉमन सेंस की बात है कि जितनी मैंने करेक्टरिस्टिक आपके सामने बोली है, तो अब इसमें एग्जाम्पल भी तो आनी चाहिए ना कि इसकी क्या एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल इंक्लूड डायमंड। डायमंड देखते हैं ना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, हार्ड होता है और फॉर्म होता है, और उसकी स्पेसिफाइड शेप होती है। डायमंड की वैसे जो शेप हम लोग डेली लाइफ में जो यूज करते हैं ना, ज्वेलरी में लगाते हैं, वो इसकी ओरिजिनल शेप नहीं होती है, उसको कटिंग करके हम बना लिया जाता है ताकि इसमें लाइट ज्यादा ठीक है वो फोकस करे और लाइट को इससे साइड साइड पे जाए। लेकिन डायमंड आप देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड शेप तो होगी, बोला था बात है कि हमने इसको शेप को काफी ज्यादा मोल्ड कर लिया जाता है। फिर मेटल्स, अब मेटल्स जो है ठीक है, और साल्ट, इन सबकी एक स्पेसिफाइड शेप होती है। मजीद पढ़ते हैं इसको, टू अंडरस्टैंड द क्रिस्टल्स, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट to understand the crystals we must understand their structure। जब तक हम क्रिस्टल को बच्चों अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, हमें जब तक इसके स्ट्रक्चर का नहीं पता चलेगा हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अच्छा, तो दे अरेंज पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इन अ वेरी ऑर्डर्ड फैशन। अगर हम इनकी बात करें ना क्लास, तो इनकी जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में इज वेरी ऑर्डरली फैशन। एक स्पेसिफाइड ऑर्डर आपको इसको मिलेगा। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक हमने इनकी शेप को पढ़ा था कि वो फिक्स्ड होती है, डेफिनेट होती है, रिजिड होती है और ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं। अब मजीद क्या कर रहे हैं, हम इनके स्ट्रक्चर को पढ़ने लगे हैं। यानी अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर वाइज इसमें पार्टिकल किस तरह से नजर आएंगे आपको। तो स्ट्रक्चर वाइज आप पार्टिकल देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इज इन वेरी ऑर्डरली फैशन, एक स्पेसिफिक ऑर्डर आपको इसका नजर आएगा। These particles are arranged in repeating pattern। ये रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होते हैं। ये रिपीटिंग पैटर्न कितने डायमेंशनल होता है बच्चों, 3 डायमेंशनल नेटवर्क, एंड दिस नेटवर्क इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। हम इसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ये स्टेटमेंट एमसीक्यू में भी आ सकती है, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। और जो क्रिस्टल का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको यूनिट सेल कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड अ यूनिट सेल। अच्छा तो मैं वापस आता हूँ, थोड़ा सा मेरे से पेज हिल गया। आई विल गो बैक इनटू द माय नॉर्मल टॉपिक। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है, कि इनकी एक शेप होती है प्रॉपरली, और हमने क्या कहा कि हम इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने लगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम कह सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ क्रिस्टलाइन इज अ वेरी ऑर्डरली फैशन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। दीज आर्टिकल्स आर अरेंज इन रिपीटिंग पैटर्न ऑफ 3 डायमेंशन। ये जो आपको इनके स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे ना, ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क की सूरत में नजर आते हैं। और हमने इसको बोला था कि ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। एंड इफ यू सी, अगर आप इसको देखें एक्सरेज में, तो एक्सरेज ऑफ क्रिस्टल, दिस डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, ये जो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है ना यूनिट सेल की, विल बी क्लियरली विजिबल। यानी अगर हम इसको इसका एक्सरेज फॉर्म में देखें, मतलब आपको पता है एक्सरेज को एक स्पेसिफाइड शेप को बता देता है, तो आपको ये क्रिस्टलाइन इसके जो स्ट्रक्चर हैं, जो इसके यूनिट सेल है, वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं नजर आएंगे इसमें। फिर अगर हम इसको स्पेस को देख सकते हैं कि द स्पेस बिटवीन एटम्स आर वेरी लेस। स्पेस जो है ना इनके दरमियान में बहुत कम होती है। किस वजह से, ड्यू टू हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनके हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनकी हाई होती है, एंड दिस रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है, इन क्रिस्टल्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको पहले भी मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि जब भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ग्रेटर होंगे, तो ग्रेटर होने से उसको तोड़ना, उसको ब्रेकअप करना क्लास बड़ा मुश्किल काम होता है। और एंड यू नीड मोर हीट एनर्जी। तो जब आपको हीट एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, इसका मतलब है आपको ज्यादा हीट चाहिए, तो दे विल हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज आल्सो यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, आप अगर इनके थ्रू आउट द होल स्ट्रक्चर में देखें तो आपको सेम नजर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टिकल पे ज्यादा है, दूसरे पे कम है, तीसरे पे ज्यादा है, उससे चौथे पे, ऐसे नहीं होगा। हर एक में इक्वल होगी इसकी जो यूनिफॉर्म
या पॉइंट नोट करते जाए इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। क्लास जब भी मैं आपको लेक्चर दूं आपके पास पेंसिल होने चाहिए, पेन और साथ साथ पेपर, और ये पॉइंट आप नोट करते हैं। क्रिस्टल्स हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर विच मीन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इज रिपीटेड। इसका मतलब है कि इसमें जो पैटर्न है ना बच्चों वो रिपीट होता रहता है ओवर ए ग्रेट डिस्टेंस तक। मजीद इस डायग्राम में मैं आपको शो करता हूँ। देखिए जो हमने पढ़ा है चेक करें, देखिए पार्टिकल एक दूसरे के किस तरह एसोसिएटेड है, क्लोजली एसोसिएटेड है। फिर चेक करें इसमें जो स्ट्रक्चरल पैटर्न आपको नजर आ रहा है वो बिल्कुल सेम नजर आ रहा है, और मतलब एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन सिलिकॉन की वैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है। अच्छा, दूसरा हम पढ़ने लगे अमorphous जो है सॉलिड्स। अमorphous सॉलिड में देखिए जरा कि अमorphous सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड नहीं है बच्चों। चेक करें ये जो स्पेस है, ये मैं आपको ये एरो से शो कर रहा हूँ, स्पेस इनमें नजर आ रही है, फिर पैटर्न आपको सेम नहीं नजर आ रहा, फिर स्ट्रक्चर वाइज देखें मतलब आपको गैप्स भी इनमें नजर आ रहे हैं, तो ये आपको एक डिफरेंट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अमorphous सॉलिड की तरफ आते हैं। अमorphous सॉलिड्स आर रिजिड, ठीक है, स्ट्रक्चर रिजिड तो है बट दे लैक अ वेल डिफाइंड शेप। वो जो हमने पढ़ा था ना कि वहां पे उसकी एक वेल डिफाइंड शेप होती है, आप देख रहे हैं इसमें वेल डिफाइंड शेप आपको नजर नहीं आ रही। एंड दे डू नॉट हैव अ ज्योमेट्रिकल शेप। अब वेल डिफाइंड शेप नहीं है तो इसका मतलब है कि इसकी कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप भी नहीं हो सकती। सो इस वजह से हम इनको क्या कह सकते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन क्रिस्टलाइन। लिहाजा हम इनको क्रिस्टलाइन नहीं कह सकते बल्कि हम इनको नॉन क्रिस्टलाइन कह सकते हैं। दैट इज वाई दे डू नॉट हैव एजेस। उसमें आपने देखा था साथ साथ डिफरेंसेस भी पढ़ते थे, ऊपर आपने जो टॉपिक पढ़ा उसमें आपने देखा था दे हैव अ स्पेसिफाइड एजेस, ठीक है, और यहाँ पे इनके कोई प्रॉपर एजेस नहीं है लाइक क्रिस्टल्स टू। एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एन अमorphous सॉलिड्स आर, कौन सी हो सकती है, ग्लास, ठीक है, शीशा जो है ग्लास, ग्लास, जेल्स और प्लास्टिक्स, और इसके अलावा वेरियस पॉलीमर्स हो गया, वैक्स हो गया, थिन फिल्म्स हो गई। दीज ऑल आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ अमorphous सॉलिड्स। फिर देखें इसमें हमने वेरिएशन को देखना है क्लास। वेरिएशन को क्या देखना है हमने, वेरिएशन ये देखनी है कि इसमें वेरिएशन क्या होती है। दिस वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स अकर्स ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल। ये जो वेरिएशन आपको नजर आ रही है ना दोनों में सॉलिड्स में, ये किस वजह से नजर आ रही है, इनके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की वजह से। यानी ये देखें ये आपको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिखाया गया, तो इसमें हर एटम का एक एक जो भी इसका पार्टिकल है वो वेल डिफाइंड अरेंजमेंट के साथ एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन अमorphous सॉलिड में देखिए कोई स्पेसिफाइड अरेंजमेंट नहीं नजर आ रही। लाइक ये पार्टिकल है, इसका साइज से देखिए डिस्टेंस पे है, ये इसके क्लोजर है, और ये दो इसके बहुत ही ज्यादा क्लोजर है, तो कोई भी स्पेसिफाइड शेप आपको अमorphous सॉलिड में नजर नहीं आएगी। हियर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर डू नॉट फॉर्म थ्री डायमेंशनल। फिर इसमें एक और है कि इसमें थ्री डायमेंशनल नहीं आपको नजर आ रहा जो आपको प्रीवियस में नजर आ रहे थे, तो इसमें थ्री डायमेंशनल लेटिस स्ट्रक्चर भी नजर नहीं आ रहा। तो दैट इज वाई हमें ये सॉलिड तो नजर आएंगे लेकिन थ्री डायमेंशनल जो क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर है वो इसमें नहीं बनेगा। सम नेचुरली अकरिंग अमorphous सॉलिड्स हैव, ठीक है, impurities एंड दैट प्रिवेंट अ स्ट्रक्चर फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम फॉर्मिंग। इनके अंदर इंप्योरिटीज भी होती हैं जिसकी वजह से इनका एक स्पेसिफाइड बच्चों स्ट्रक्चर नहीं बन पाता, ठीक है। सो दे हैव अ शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इनकी जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है ना वो बहुत ज्यादा शॉर्ट अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, अगर ये बातें हमें पता चल गई हैं तो फिर हम इनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक दफा एक जनरल लुक आपको फिर दे दूं। देखिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया क्रिस्टलाइन सॉलिड, जरा फिंगर टिप पे देखें, इनकी एक स्पेसिफाइड करेक्टरिस्टिक देखी हमने, इनका आपस में पार्टिकल्स के एक दूसरे को वेल डिफाइंड शेप होना, इनका आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज एसोसिएशन होना, दे हैव अ हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होना, फिर इनकी जो अरेंजमेंट थी वो एक ऑर्डरली अरेंजमेंट थी, स्पेसिफाइड ज्योमेट्रिकल शेप थी, ठीक है। और अगर हमने एक्सरेज में हम इनको देखते थे तो हमें इनका एक स्पेसिफाइड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नजर आता है, और एक्सरेज में एक यूनिट सेल को अगर देखें तो हम उसको यूनिट सेल कह सकते हैं। फिर हमने देखा था एक्सरेज में, उसके बाद फिर देखा कि स्पेस अगर देखें इनके एटम्स के दरमियान तो हमें आपको बहुत कम नजर आ रही थी, और इस स्पेस की वजह से जो एक दूसरे के जो पार्टिकल है इनके, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज नजर आ रहे थे। इस क्लोज पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होने की वजह से इनको तोड़ना मुश्किल है, लिहाजा इनके बॉइलिंग पॉइंट और इनके मेल्टिंग पॉइंट अब बहुत ज्यादा हाई नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये वो बातें थी क्लास जो हमने पढ़ी हैं।
फिर एमरफस सॉलिड का आपने पढ़ा कि इनकी कोई डिफाइंड शेप नहीं है, कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं है, इनकी कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं थी, ये नॉन क्रिस्टलाइन थे, और दैट इज इनके कोई प्रॉपर एजेस नहीं थे। और कॉमन एग्जांपल जो थी एमरफस सॉलिड्स की हमने कौन सी पढ़ी? प्लास्टिक पढ़ा, जेल्स पढ़े, और वेरियस पॉलीमर्स हमने पढ़े। ठीक है, ये इनकी आपको स्पेसिफाइड एग्जांपल लगाए। फिर दिस वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड अकर्स ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, हमने अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल देखा, फिर ये देखा कि इस इन अरेंजमेंट की वजह से बेसिकली क्या होता है, इनकी एक स्पेसिफाइड शेप नहीं बनती, और कुछ नेचुरली अकरिंग एमरफस सॉलिड्स में कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, और इंप्योरिटीज की वजह से वो इसके स्ट्रक्चर को फॉर्मिंग नहीं होने देती, एंड दे हैव अ शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ये बातें हमने पढ़ी। अब आते हैं क्लास असल टॉपिक की तरफ, जो पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है। जो मैंने आपको प्रीवियस पढ़ाया वो आपको कॉन्सेप्ट दिया ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। अब वो कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो इवन ये जो मैं पॉइंट भी आपके साथ रेज करने लगा हूँ, ये देखिए ये उन्हीं से बनाए गए हैं, तो वो सारे पॉइंट्स आप अपने पास से भी लिख सकते हैं। देखिए पहला, सबसे पहले जरा क्वेश्चन देखिए इस पर क्या बन सकता है। क्लास ये 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है। ठीक है, और ज्यादा मैं बेहतर कहूंगा कि देखिए जैसे मैंने आपको ऊपर डायग्राम्स दिखाई हैं, चेक इट आउट। ये आसान सी डायग्राम है, आप ये इन दोनों में से कोई एक बना लें। ठीक है, या दोनों बना लें, और या फिर ये जो ऊपर मैंने एक पॉलीमर की आपको तस्वीर दिखाई है, एक डायग्राम दिखाई है क्रिस्टलाइन और मरकज की, आपने डायग्राम जरूर बनानी है क्लास। ठीक है, वट एवर इट इज रिटर्न और नॉट, बट इसका इमेज बहुत पॉजिटिव जाता है एग्जामिनर के सामने। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड्स। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंस क्या है? पहली वही बात जो हमने पहला पॉइंट दिया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ना बच्चों, दे हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। दे हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। इसकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप आपको जरूर नजर आएगी, तो ये आपने इसका पॉइंट हमेशा ब्रेन में करना है कि इसकी क्या चीज है क्लास, इसकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। तो इसका अपोजिट कर दें, देखिए एक प्रॉपर्टी जब याद करेंगे दूसरी वैसे आपको याद होती जाएंगी। तो इसमें जारी बात है, उसमें इसमें डेफिनेट शेप थी तो यहाँ पे डेफिनेट शेप नहीं है, तो आप कहेंगे नो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। ना, यहाँ पे आपके पास कोई भी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। पॉइंट ब्रेन में क्लिक कर लें, सब हेडिंग मार्क कर लें, सब हेडिंग बनेगी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप कर लें। ज्योमेट्रिकल शेप क्रिस्टलाइन में डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है, अमरफस में नो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। नंबर 2, डेफिनेट एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम। एटम्स भी हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो रही क्लास, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और इन 3 डायमेंशनल स्पेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेट एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, किस किस के एटम्स हो सकते हैं? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो सकती है, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अच्छा, एमरफस सॉलिड की अगर बात की जाए क्लास, तो नॉट हैविंग ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट से मुराद वही सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको ऑर्डरली अरेंजमेंट नजर नहीं आएगी। तो इसकी सब हेडिंग क्या बना सकते हैं? अरेंजमेंट, ऑर्डरली अरेंजमेंट। ठीक है, सब हेडिंग बना दें। फिर आप इसमें देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, लार्ज रेंज ऑर्डर। ठीक है, इनका जो ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो इसमें शॉर्ट ऑर्डर रेंज आती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें स्पेसिफाइड, फ्यू थिंग्स है। तो फिर मेल्टिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो हमने पॉइंट बनाया है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट आपको इसको नजर आएगा। लेकिन इसमें देखें नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नजर नहीं आते। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्योंकि दे हैव अ हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सो दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और एमरफस सॉलिड में दे डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर क्रिस्टल्स आर बाउंडेड बाय प्लेन फेसेस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आप देखें इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो प्लेन फेसेस के साथ एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी आपको प्लेन फेस नहीं नजर आएगा एमरफस सॉलिड में। ठीक है, और इसके बाद एन आइसोट्रॉपिक, ये एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो आइसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, फिर इट हैज यूनिट सेल, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, इसका यूनिट सेल आपको नजर आएगा। ठीक है, और इसमें यूनिट सेल बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा क्योंकि उसमें स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर ही नहीं है उसका। तो एग्जांपल इसकी कौन सी हो सकती है? सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल, ठीक है, सल्फर के क्रिस्टल, शुगर के क्रिस्टल। ठीक है, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड में आ गए। और एमरफस में कौन कौन सी एग्जांपल आ सकती है क्लास? रबर आ सकता है, प्लास्टिक्स आ सकते हैं, ग्लास आ सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये नोट्स भी आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर में आ रहे हैं, तो आप यहाँ से दोबारा से पॉइंट भी खुद से इसको वीडियो को स्टॉप करके ये सारे नोट कर सकते हैं। होप सो कि
इसका आपको एक ज़बरदस्त इंशाल्लाह बेनिफिट हुआ होगा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दें। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लास आपकी थोड़ी सी अप्रिशिएशन हमें वर्किंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदा होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, शॉर्ट था, और हमने इसको थोड़ा डिटेल भी करने की कोशिश की है, और इस कोशिश में आपको इंशाल्लाह बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। देखते रहिएगा, मज़ीद वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं अपलोड करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया क्लास, अल्लाह हाफ़िज़ एंड अस्सलाम।